मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कश्मीर के हिंदुओं को 1995 में निकाला गया, किसी राजनीतिक पार्टी ने सिवाय भारतीय जनता पार्टी के किसी ने नहीं कहा। भगवान राम को कपोलकल्पित कैरेक्टर बता दिया गया, रामायण को कपोलकल्पित ग्रंथ बता दिया गया, हाई कोर्ट में एफिडेविट दे दिया गया, बाद में उस एफिडेविट से पलटा गया। राहुल गांधी जी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं, वो एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं, देश की सेना का मनोबल डाउन करते हैं। नमस्कार, डेली डोज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा लगातार जारी है। चुनावों पर हम अलग अलग लोगों से प्रत्येक दिन हम बात कर रहे हैं, लोगों के जान रहे हैं कि क्या विचार हैं, क्या कहना है उनका उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों को लेकर। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं आगरा जनपद की विधानसभा एतमादपुर के प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह लोधी जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद। राज्य पिछड़ा आयोग के जो कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में, सबसे पहले मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूं कि किस तरीके से काम हुए और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं एवं कार्य किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो उसका गठन जो किया गया है वो पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, और कौन सी जाति पिछड़े वर्ग के स्तर में आती है किसको शामिल किया जाए, या कोई जाति जो क्रीमी लेयर से ऊपर गई है तो उसके बारे में उसे पुनर्विचार किया जाए, आदि आदि विषयों को लेकर के पिछड़े वर्ग का काम शुरू होता है। तो पिछड़े वर्ग का जो कार्य है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से इस सरकार में हो रहा है, और माननीय मोदी जी ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान में पहली बार शायद संवैधानिक दर्जा पिछड़े वर्ग आयोग को दिया है, और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी ये आयोग काम कर रहा है। अभी हाल ही में जो चुनावों को लेकर प्रत्याशी कह सकते हैं या कह सकते हैं जो मंत्री रहे हैं सरकार में या अन्य लोग जो कि भाजपा से जुड़े हुए थे सरकार के साथ और सरकार के कामों में उनकी भागीदारी रही, लेकिन अब किन्हीं कारणों को लेकर वो लोग अब पार्टी छोड़कर, पार्टी से त्यागपत्र देकर या अपने पदों से त्यागपत्र देकर दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। उनमें से एक नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि मंत्री भी तो उनका कहना है हाल ही में कि पिछड़ा वर्ग के लिए कोई खास कार्य सरकार ने नहीं किए और इन शिकायतों को लेकर ही उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली क्या है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो लोग होते हैं ना, इनके लिए राजनीति एक कोई आदर्श नहीं है या देश सेवा नहीं है, उनके लिए एक ये व्यवसाय है। तो इस तरीके की हरकतें करना इनका पुरानी आदतें रही हैं। पहले किसी पार्टी में थे, फिर किसी पार्टी में थे, कोई पार्टी इन्होंने छोड़ी नहीं, और सारी पार्टियों में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जब आए, इस आशय के साथ आए कि मैं यहाँ अब राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ, और विभिन्न प्रकार की बातें उनके ऊपर विश्वास किया गया और उनको शामिल किया गया। लेकिन आदत से मजबूर जो व्यक्ति होता है वो उसकी आदत नहीं छूटती है। वो 5 साल यहाँ मलाई मारते रहे, 5 साल यहाँ पर कुर्सी का आनंद उठाते रहे, और जब चुनाव नज़दीक आ गए तो उनको भारतीय जनता पार्टी में कीड़े दिखाई देने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब पिछड़ों की बातें करते हैं, उनसे पूछा जाए कि जिस पार्टी में वो जा रहे हैं वहाँ पिछड़ों की कितनी चिंता होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पुत्री को भारतीय जनता पार्टी में ही उनकी पुत्री कार्य कर रही हैं, और स्वामी प्रसाद जी ने शायद पुत्री पर कोई दबाव भी नहीं बनाया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि बेटियां भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित हैं। और जिस पार्टी में वो गए हैं उसके मुखिया ने तो एक बार खुलेआम कह दिया था कि किसी बलात्कार के विषय में ये कह दिया कि बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। तो वो अच्छी तरह जानते हैं वो कहाँ गए हैं और वहाँ क्या हाल है, वहाँ क्या सम्मान है, देश की कैसे वो सेवा करते हैं। जहाँ तक पिछड़ों की बात है, तो अगर पिछड़ों के इतने बड़े हितैषी वो बताते हैं समाजवादी पार्टी को, तो मेरा खुला चैलेंज है, चुनौती है मेरी कि अखिलेश यादव अगर पिछड़ों के इतने ही भले हैं तो वो किसी नॉन यादव को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें ना, यहाँ जो पिछड़े वर्ग से आता हो,
पिछड़े वर्ग के किसी और अन्य जाति के व्यक्ति को या मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें, किसी पिछड़े अन्य जाति के व्यक्ति को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, तब समझ में आएगा वो पिछड़ों की कितनी चिंता करते हैं। आप एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और आयोग के सदस्य भी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसको जोड़कर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि पहले हमें मुख्यमंत्री के लिए बताया गया और बाद में ऊपर से जो है एक मुख्यमंत्री हमारे ऊपर थोप दिए गए, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सच्चा फंडा है। यहाँ पे एक संवैधानिक यहाँ एक प्रक्रिया है और यहाँ हम सब लोग मिलकर के, पार्टी के वरिष्ठ लोग मिलकर के तय करते हैं। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो व्यक्ति कुछ कर सकता है। यहाँ जो भी निर्णय प्रक्रिया एक सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया है, सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। हर बात का तय करने के लिए कई बैठकें होती हैं, उन बैठकों में से जो सर्वसम्मति जिस पर बन जाती है ऐसे निर्णय होते हैं। तो स्वामी प्रसाद जी ने कैसे ऐसा सोच लिया, ये तो उपहास का विषय है। इसी से जोड़कर एक और सवाल मैं रखूँगा कि क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से या उनके साथ जो विधायक जा रहे हैं उनसे पार्टी को किसी तरीके का 2022 के चुनावों में होने वाला नुकसान दिख रहा है, या कह सकते हैं कि उनके जाने से कोई खास फर्क पार्टी के ऊपर नहीं पड़ता है, दिख रहा है आपको? जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं उन लोगों को भली भांति पता था, वे गिल्टी कॉन्शियस थे। उनके गलीबान में झांक करके उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि हमने कोई काम इन 5 सालों में नहीं किया है, हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट का कोई स्थान नहीं है। तो उनको जब ये पता लगा कि हमारी टिकट कटने वाली है तो वो डर के मारे पहले ही छोड़ के चले गए। अब आरोप प्रत्यारोप करते रहे वो अलग बात है। कहा ये भी जा रहा है कि कुछ प्रत्याशी बदलने वाले थे, संख्या लगभग 100 के करीब थी और कई मंत्रियों की भी सीटें इस बार खतरे में थीं। तो ऐसी नौबत क्यों आई कि उनकी सीटें खतरे में थी या बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी जब सरकार इतने अच्छे काम कर रही थी? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये लोग पहले पार्टी में थे तो ये सही थे, अच्छे थे, क्योंकि 5 साल रहे। अब इनके जाने के बाद अब शिकायतें, जैसे वो आरोप भी लगा रहे हो, इधर से पार्टी के लोग भी अब कहने लगे कि हमारे किसी मतलब जो कि ये लोग ठीक थे ही नहीं। तो इस तरीके की बातें, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इन 2-3 मंत्रियों के जाने के बाद तुरंत जो प्रत्याशी बदले जाने थे उन पर स्टॉप पार्टी के द्वारा लगा दिया गया और अब जो प्रत्याशी अब नहीं बदले जाएंगे, वही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए काम करती है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, इसको आधार मान करके यहाँ का वर्कर काम करने वाला है और ये यहाँ के कार्यकर्ता ने सिद्ध भी किया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, देश के ऐसे आपदा काल में सिवाय भारतीय जनता पार्टी के किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता आपको सड़क पर नहीं दिखाई दिया होगा। तो ऐसे विचारों को लेकर के देश सेवा को आधार मान करके काम करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता इस पार्टी में काम करते हैं और उन कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज पार्टी खड़ी है। जहाँ तक ये आया राम गया राम वाली बात है, इन लोगों के पास कोई विचार नहीं है, ना इनके पास कोई राष्ट्रीय चरित्र है। ये लोग ये इनके इन प्रकार सत्ता पाना चाहते हैं और सत्ता में मधांध होकर के अपने घरों को भरना और गुंडागिर्दी करना, ये सब इनका काम रहता है और इसीलिए ऐसे ही लोग इनको पसंद हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनको रास नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई पैमाना नहीं बनाया कि 100 सीट कटेंगी या 150 सीट कटेंगी। एक कॉमन बात थी कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है और जो जनता में स्वीकार्य नहीं है, या जिन लोगों ने 5 साल रह कर के निष्क्रियता दिखाई है, उन लोगों को बदलने की संभावना है। ऐसी बात एक कॉमन बात थी। ये संख्या का और ये तो सब रूमर्स वाली बात है और ना ही किसी के भय से भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय लेती है कि वो जा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं वैसा। भारतीय जनता पार्टी एक चरित्रवान पार्टी है। यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है वो देश हित में और देशवासियों के हित में लिया जाता है। आप, क्योंकि आप पिछला बार आयोग के सदस्य भी हैं और एक बड़े स्तर पर आप बैठे हुए हैं, हाथरस की जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर
क्या पार्टी को किसी तरीके का आप देख रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें कोई आक्रोश या उसको कह सकते हैं कि कहीं उनमें असंतुष्टि नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग पार्टी की या कहें कि शासन की थोड़ी खिलाफत कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सही मानों में दलितों और पिछड़ों की हितैषी पार्टी है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछड़ों को सम्मान दिया है और इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग को आदरणीय मोदी जी ने इसको संवैधानिक दर्जा दे करके पावरफुल आयोग बनाया है। पिछड़ों के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो पाए इसकी पूरी चिंता की जा रही है। पिछड़ों, आपने देखा होगा अभी जो केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें से 27 मंत्री जो है पिछड़े वर्ग से आते थे। तो पिछड़ों को सही प्रतिनिधित्व मिले, पिछले क्षेत्रों में काम हो, पिछड़ी जातियों का उत्थान हो, पिछड़ों का कैसे हम उद्धार कर सकते हैं, अभी इस तरीके की सारी चिंता आयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं, क्योंकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हूँ, वहाँ का सदस्य हूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर तमाम एप्लीकेशंस आती हैं जिन पर विधिक कार्यवाही होती है। हमारे अध्यक्ष जी डायस पर बैठकर इसका निर्णय करते हैं। कई अधिकारियों को कई बार यहाँ आयोग में तलब किया गया है जिन्होंने पिछड़ों के साथ गलत किया है। 68,500 शिक्षक भर्ती वाले विषय में भी आयोग ने अपना काम किया है और 5% की छूट दिलाने की बात आयोग ने इसका फैसला किया है। इसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये एक सरकारी प्रोसेस होती है। और इसके अलावा आयोग ने जो 5% छूट न मिलने के लिए जो अधिकारी दोषी रहे उन अधिकारियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्णय किया है। निश्चित रूप से इसमें जांच होने के उपरांत जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने कहा कि 5 साल इन्होंने यहाँ मलाई मारी, उसके बाद ये वहाँ दूसरी तरफ चले गए, तो ये शिफ्टिंग क्यों हुई? इसके पीछे कारण क्या आपको लग रहे हैं कि क्या कारण है? क्या हवा का रुख बदल रहा है इसलिए ये लोग बदल रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि इनको अब मतलब किस तरीके की शिकायतें, क्यों, कारण क्यों है कि इनको जाना पड़ रहा है? देखिए, ये ऐसा है, मैंने बताया ना आपको, ये निरंकुश लोग हैं, इनके ऊपर कोई अंकुश काम नहीं करता है। ना ये अनुशासित लोग हैं, ना ये अंकुश में रहने वाले लोग हैं, ना ये कोई देश के हित में काम करने वाले लोग हैं, ना जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं। ये केवल जैसे मदारी होते हैं ना, भीड़ इकट्ठा करने वाले, ये वो लोग हैं। इनको जनता को गुमराह करके, अपनी जातियों को गुमराह करके, अपनी जातियों को गलत दिशा में भटका करके, देश के मुख्य धारा से अलग हटाकर देश की चिंता न करते हुए अपनी स्वयं की चिंता करना, अपने को केंद्र में रख करके काम करना, ये ऐसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमेटिक पार्टी है, यहाँ सिस्टम से काम किया जाता है, हर व्यक्ति के ऊपर प्रॉपर चेक है, कोई भी गलत काम यहाँ कोई आदमी आराम से नहीं कर सकता है, इसलिए इनको वो अंकुश पसंद नहीं है। दूसरा ये है कि मैं ये पूछना आप चाह रहा हूँ स्वामी प्रसाद से, आपके माध्यम से, स्वामी प्रसाद जी बताएं कि इन 5 साल में उनको कुछ भी नहीं दिखा? जो इन्होंने चुनाव आते ही उन्होंने ये जो ड्रामा किया है, उनको 5 साल में कोई भाजपा में कमी नज़र नहीं आई। और मैंने आपको पहले ही बताया है, उनकी पुत्री संघप्रिय मौर्य जी जो हैं वो हमारी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ हैं और यहाँ काम कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी खराब होती तो निश्चित रूप से वो भी यहाँ पे नहीं रहती, वो उनकी पुत्री तो हैं लेकिन वो यहाँ हैं। और मौर्य जी ने उनको बाध्य नहीं किया, मैंने बताया ना आपको पहले भी, मौर्य जी भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासनपूर्ण माहौल रहता है, यहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं और जहाँ वो गए हैं वहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी बाध्य नहीं किया वहाँ जाने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि इन लोगों का चरित्र नहीं है और ये लोग पार्टी छोड़ के चले, इनका कोई भरोसा नहीं है, 5 साल इन्होंने मलाई मारी, सारी बातें मैं आपकी मानते हुए आगे बात रख रहा हूँ। क्या बीजेपी पार्टी को 5 साल में इनका चरित्र नज़र नहीं आया? अब जो छोड़ के जाने के बाद चरित्र, या न तो पहले चरित्र नज़र आया था, ना 5 साल के अंदर उन्होंने कोई कार्रवाई इनके ऊपर की। अगर ये नकारात्मक लोग थे या ऐसे कोई काम नहीं कर रहे थे, सरकार के हित में काम नहीं कर रहे थे, देश के हित में काम नहीं कर रहे, तो उन अब बीजेपी को भी पार्टी छोड़ने के बाद ये सब चीज़ नज़र आ रही है। सवाल इधर भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया, एक सिस्टमेटिक पार्टी है। इन लोगों का विश्वास किया,
सोचा शायद इनमें कुछ सुधार आएगा, कुछ देश के लिए काम करेंगे, कुछ देशवासियों के लिए काम करेंगे। पिछड़े वर्ग से आते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों की चिंता करती है। तो उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग के लोगों को सही प्रतिनिधित्व तो हम देना चाहते हैं, तो उनको एक बार मौका दिया गया और 5 साल इनको टेस्ट किया गया। टेस्ट में ये लोग फेल हो गए। इनको पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप हम काम नहीं कर सकते, यहाँ के आदर्शों का हम पालन नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से दुम दबा के भाग लिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो निकाला नहीं इनको, ये स्वयं गए। आपका जो प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको निकाला नहीं, ये स्वयं गए। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, भविष्य में टिकट देती नहीं देती, इनका अनुमान इन्होंने लगाया कि हमको टिकट मिलने वाली नहीं है, इसलिए ये चले गए। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने बड़े आयोग के आप सदस्य भी हैं। आपने लगातार अपनी पार्टी का पक्ष भी रखा, लेकिन मेरा सवाल अभी भी फिर से वही लौट फिर कर आ जाता हूँ कि 5 साल में बीजेपी को इनकी क्रियाकलाप और कार्यों पर कभी कोई सवाल नहीं हुआ। सारी चीज़ें आके अटक जाती हैं टिकट देने और न देने पर। वो भी गए तो टिकट नहीं मिली इसलिए गए, और बीजेपी ने भी ये अब उन पर शिकायत कर रही है, तो टिकट न देने के ऊपर ही सारी कहानी आगे लौट फिर के आ जाती है। अच्छा, दूसरा आपने एक ये भी बात रखी कि अखिलेश यादव क्यों पिछड़ा वर्ग से कोई अपना मुख्यमंत्री दावेदार क्यों नहीं चेहरा करते, अगर वो हितैषी हैं तो। यही सवाल बीजेपी भी तो लागू हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। हम सब लोग राष्ट्र के लिए, समग्र हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, और मैंने आपको बताया ना, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि होने के नाते देखिए, यहाँ पर वैश्वी मुख्यमंत्री रहा, पिछड़े वर्ग के कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पर राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अब आदित्यनाथ जी। यहाँ जातिगत कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो योग्यता के आधार पर जो व्यक्ति दिखाई देता है उसको पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है। यहाँ कोई जातिगत आधार नहीं है। रह गई बात पिछड़ों की, तो पिछड़ों का मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितनी चिंता पिछड़ों की भारतीय जनता पार्टी ने की है उतनी कोई पार्टी नहीं कर पाई। दूसरा, हमारे मंत्रालय में भी प्रतिनिधित्व पिछड़ों का कितना है ये आप भली बात जानते हो। मैंने आपको बताया था ना, 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से बनाए हैं अभी केंद्र सरकार में। 27 मंत्री, इतिहास है, कभी इतने मंत्रियों को एक साथ पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया। और इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। संवैधानिक आयोग, इतने साल सरकारें रहीं केंद्र में, किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया आयोग पिछड़े वर्ग आयोग को? पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके मजबूत किया गया है, और पिछड़ों की हितों की रक्षा कैसे की जाए ये मोदी जी ने तय किया। अब मैं कुछ आखिरी के 1-2 सवाल ले लेता हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश में, हालांकि आप तो पार्टी के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से यही कहेंगे कि पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि 2017 के मुकाबले इस बार पार्टी को जो छोटे गठबंधन हुए हैं लगातार, चाहे ओपी राजभर हो या अन्य लोग रहे हैं, क्या अब की बार भी वही प्रचंड बहुमत दिख रहा है, या आपको लगता है वास्तव में कि कुछ नुकसान अब की बार हो सकता है और सीटों का अंतर हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा चिंतन बड़ा स्पष्ट है। हम लोग पिछली की तरह प्रचंड बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि स्टूडियो में मुझसे पूछने की बजाय आप सामान्य व्यक्ति जो गैर राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं उनसे बात करिए। हर व्यक्ति आपको भारतीय जनता पार्टी की कहानी कहता नजर आएगा। उसका सीधा सच्चा कारण है, अखंड हम जो बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक रूप से बात नहीं कर रहे, हम अपने काम पर विश्वास करके बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गैस कनेक्शन के लिए, गैस सिलेंडर के लिए हम कितने कितने दिन वेट करते थे टेलीफोन पे। आज एक कॉल पर हमारे यहाँ गैस सिलेंडर आ जाता है। हम जो है उज्ज्वला गैस, हम जो गरीब लोगों के यहाँ पर जहाँ धुएं से स्त्रियाँ मरती थी, उज्ज्वला गैस देकर करोड़ों कनेक्शन हमने वहाँ पर दिए हैं। किसान जो परेशान था उसको 6000 किसान सम्मान निधि हमने दी है। जो बिजली 8-8 घंटे को गोल हो जाती थी, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए 50% विद्युत बिल माफ़ किए हैं, उनके दरें आदि की हैं उनकी। हम बहुत विकास, अब देखिए रोड सड़क बनने के लिए जितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उनकी स्पीड देखिए आप जाल सा बिछा जा रहा है पूरे, उसमें विकास की धारा बह रही है। आगरा में मेट्रो का काम चल रहा है, कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में 22 एम्स खुलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 75 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15,700 नए MBBS की भर्ती होने जा रही है। अब बताइए कितना काम हो रहा है।
आपने इतने सारे काम एक बार में गिनाए, होने जा रहे हैं शब्द जो है एक इसमें सवाल या निशान खड़ा करता है, होने जा रहे हैं। पिछले 5 साल या 9 कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के 7 सालों में अभी तक जो काम हो जाने चाहिए थे वो काम में से अभी कुछ काम अभी बाकी हैं। हालांकि आपके दावे हैं, आप दावे कर रहे हैं तो भविष्य में वो दिख भी सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ, आप मथुरा के मूल निवासी भी हैं, तो मथुरा को लेकर एक सवाल सिर्फ करना चाहूँगा मैं। सड़क और मेडिकल सुविधा या स्कूल और कॉलेज, मथुरा में कितने सरकारी अस्पताल की स्थिति सुधरी है? और दूसरा, कौन सा मथुरा में सरकारी कॉलेज डेवलप हुआ है? तीसरा, सरकार की तरफ से क्या मेडिकल की सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई? कोरोना काल जैसी विकट स्थिति भी हमने देखी, उसके बाद हम कितना समझ पाए हैं और कितनी सुविधा हम दे पाए हैं? देखिए, भारत सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी अपनी योजनाओं में आयुष्मान कार्ड, 5 लाख गरीब आदमी इलाज के अभाव में मर जाता था, आज 5 लाख रुपए तक का इलाज वो किसी भी अस्पताल में जाकर के अपना अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का चिंतन रहा। पिछली 70 साल से सरकारों ने क्या किया? जहाँ तक बात कोरोना काल की कर रहे हैं, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर लोग जनता के साथ खड़े रहे, किसी परिवार को भूखा नहीं सोने दिया, घर घर भोजन की किट पहुंचाई, खाने के पैकेट पहुंचाए। यहाँ पर जो हमारे दिल्ली से जो आए लोग थे उनको कोसी में रुकने की व्यवस्था कराई। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों को भोजन, पानी, गमछा, चप्पल और मास्क, सैनिटाइज़र इनका वितरण कराया गया। और तो और यहाँ जो हमारे कोविड सेंटर थे 8, उन 8 कोविड सेंटर के बाहर अपने एक सेंटर चलाए गए जहाँ पर हमारे मरीजों की तीमारदारी करने वाले लोगों का भी ध्यान रखा गया। उनको क्या सुविधा हो रही है, क्या असुविधा हो रही है आदि का ध्यान रखना। चाय, बिस्कुट, नाश्ते की व्यवस्था वहाँ पर की गई। ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था, इवन हमारे भाजपा कार्यालय संग ऑक्सीजन की सिलेंडरों की व्यवस्था रही। घर घर जा कर के कामों को देखा। एक बहुत बड़ी आपदा थी, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर जानते थे इस बात को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए आज देश इतनी बड़ी आपदा से बच गया। अदरवाइज़ बहुत बुरे हाल होने वाले थे, क्योंकि इन लोगों को देश की चिंता नहीं। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता सेवा को आधार मान के काम करने वाला कार्यकर्ता है। ऊपर पार्टी से ही निर्देश था कार्यकर्ताओं को, कोरोना काल में हमको कितने किट, कितने पैकेट, ये सारा आंकड़ा वहाँ गया है, ऊपर गया है। ऐसा कभी किसी पार्टी में आपने होते नहीं दिखाई दिया होगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। राम मंदिर का निर्माण हो गया। धारा 370 की बात करी, धारा 370 बात हो गई। 3 तलाक की बात हुई तो 3 तलाक की बात हो गई। सामान्य विकास की जो धारा है वो निरंतर चल रही है। और जो कार्य मैंने आपको बताया वो होने वाले नहीं है, हो गए हैं, हो चुके हैं। विकास का कार्य निरंतर, अब देखिए डिफेंस कॉरिडोर जो बना है बरेली तक का, ये बनने जा रहा है, इसका शिलान्यास होने जा रहा है, हो चुका है काम, इस पर चालू हो जाए। एक्विजिशन वगैरह ज़मीनों के पूरे हो गए। एयरपोर्ट आपका बनने जा रहा है। अब जो भी काम करते हैं उसमें बयान आता है कि अरे ये तो हमने तय किया था तो करा क्यों नहीं भाई? सारे कार्य अधूरे करके शिलापट्ट का लगा करके नारियल फोड़ करके तीसरी कर लेना काम नहीं होता है। काम भारतीय जनता पार्टी बताती है कि काम करना क्या होता है। आज जितने भी एक्सप्रेसवे के जाल फैल रहे हैं, यहाँ से आप कहीं भी निकल जाइए, आपको तुरंत पहुँच जाएंगे। आप यहाँ दिल्ली जाइए, कितना लंबा सफ़र था, कितना कम हो गया। यहाँ से लखनऊ जाइए 4 घंटे में, यहाँ से आप सुबह जाइए लखनऊ 4 घंटे में पहुँचेंगे, अपना काम करेंगे, शाम को घर वापस आ जाएंगे। ये अगर देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि राष्ट्र के हित में ये जो पार्टियां हैं, जो आज कह रहे हैं हम राजनीतिक पार्टियां हैं, ये 5 साल कहाँ नहीं, इनके किसी ने नाम नहीं सुने, कोई कार्यक्रम नहीं देखे, इनका जनता के लिए कोई योगदान 5 साल बता दीजिए कहीं इन्होंने कोई आवाज़ उठाई हो, कोई बात कही हो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कश्मीर के हिंदुओं को 1995 में निकाला गया, किसी राजनीतिक पार्टी ने सिवाय भारतीय जनता पार्टी के किसी ने नहीं कहा। भगवान राम को कपोलकल्पित कैरेक्टर बता दिया गया, रामायण को कपोलकल्पित ग्रंथ बता दिया गया, हाई कोर्ट में एफिडेविट दे दिया गया, बाद में उस एफिडेविट से पलटा गया। राहुल गांधी जी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं, वो एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं, देश की सेना का मनोबल डाउन करते हैं। ये सारे के सारे वो काम कर रहे हैं जो हमारे शत्रु देश
जो हमसे बोलते हैं उसी भाषा में ये बात करते हैं। राहुल गांधी रात के अंधेरे में चाइना के राजदूत से जाकर के मिलते हैं। वो क्या ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है नहीं जो उससे जाकर के मिलते हैं। कौन सी समस्या थी, क्यों नहीं जग जाहिर की उन्होंने? ये सारी की सारी बातें इंगित करती हैं, ये चाहे कोई पार्टी हो, ये सारे के सारे देश को दांव पे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रही है और स्वामी विवेकानंद के सपने को साकार करने जा रही है। हम पुनः विश्वगुरु के पदवी पे जाने वाले हैं। एक लास्ट बात कह कर के मैं आपको बताऊंगा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता था तो हिंदुस्तान के साथ केवल एक देश खड़ा होता था, वो था रूस, सोवियत रशिया। और आज स्थिति पलट गई। आज पाकिस्तान के साथ केवल एक देश खड़ा है, चाइना, वो भी इनडायरेक्ट डरता है, वो भी सामने नहीं आ रहा है। और पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। ये भारत की जीत नहीं है तो क्या है? मोदी जी की कूटनीति नहीं है तो क्या है? फलस्तीन और इजराइल दोनों शत्रु देश हैं, लेकिन भारत के लिए दोनों एक हैं। रूस और अमेरिका आपस में वैमनस्यता है, लेकिन भारत के लिए एक हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, इसके पास राष्ट्रीय चरित्र है, देशवासियों की सेवा करना चाहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ कि आगामी 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत प्रचंड बहुमत से जिताएं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। इसी के साथ धन्यवाद।